जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं असुर सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें 16 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहां शुभ अपने 3 फॉलोअर्स के साथ जेल से भाग निकला था। वो उन तीनों फॉलोअर्स को एक माइथोलॉजिकल कहानी सुनाता है और उनसे कहता है कि अगर इंसान का उद्देश्य इस जीवन में खत्म हो जाए तो उनका जिंदा रहने का कोई फायदा नहीं। ये कह के वो अपने एक साथी को जान से मार डालता है और बाकी 2 साथियों से कहता है कि अब उन लोगों को अलग अलग होना पड़ेगा। वो उन दोनों को नाव से भेज देता है और उनसे कहता है कि वो उसके आदेश का इंतजार करें। फिर हमें प्रेजेंट डे दिखाया जाता है, जहाँ केसर को जेल हो चुकी थी, लेकिन केसर के लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि पुलिस ने उसे खामखा ही गिरफ्तार किया है। केसर को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ उसका वकील कहता है कि केसर को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पे जज उनसे कहता है कि अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है उसके खिलाफ, तो उन्हें केसर को रिहा करना होगा। लेकिन सीबीआई हेड का वकील उनसे कहता है कि वो लोग जल्द ही उसके खिलाफ सबूत ढूंढ निकालेंगे। जज उनसे कहता है कि उनका गवाह धनंजय भी तो गायब है, जिसने कई बार हियरिंग को मिस कर दिया है। हेड उनसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो धनंजय को ढूंढ के ले आएंगे। तो जज उन्हें 1 हफ्ते का समय और देता है। उसके बाद केसर सीबीआई चीफ से मिलता है, जहाँ चीफ उससे कहता है कि वो उसे जेल से बाहर आने ही नहीं देगा। केसर उससे कहता है कि वो खुश है जहाँ पे भी वो है और वो उसकी चिंता ना करे, बल्कि वो आने वाले समय की चिंता करे, क्योंकि प्रलय का आरंभ होने जा रहा है और कलयुग बहुत जल्दी नजदीक आ जाएगा। उसके बाद हमें डीजे दिखाया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश के एक धर्मशाला में रह रहा था। डीजे से मिलने एक छोटा सा बच्चा आता है, जो कि उसी धर्मशाला में रहता था। उसे कहता है कि उसने अपने मन में जो भी दुख बांध के रखे हैं वो उन्हें भूल जाए और अपने मन को रिलीज कर दे। डीजे उससे कहता है कि उसे नहीं पता उसकी वजह से क्या क्या हुआ है, इसीलिए वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। सुनकर वो बच्चा उससे कहता है कि अतीत का बोझ वो मन से उतार दे, क्योंकि अतीत के बोझ को वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। उसके बाद हम नुसरत को देखते हैं, जो कि शुभ के एआई फेस को बना रही थी ताकि वो लोग जान सके कि बड़ा होकर शुभ कैसा दिखता है। तभी उसे नैना का कॉल आता है, जो कि उससे निखिल के बारे में पूछती है। नुसरत उससे कहती है कि वो कई दिनों से ऑफिस आ ही नहीं रहा है। तो नैना उससे कहती है कि जब भी उसकी मुलाकात उससे हो तो कह दे कि वो डाइवोर्स के पेपर पे साइन कर दे, ताकि वो दोनों हमेशा के लिए अलग हो सके। ये सुनकर नुसरत निखिल को कॉल करती है, लेकिन निखिल उसका कॉल नहीं उठाता, क्योंकि वो बाथटब में होता है और बहुत ज्यादा रो रहा होता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। नैना जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो वो देखती है कि डीजे के बिना उसका काम नहीं चल रहा है, तो डीजे को मैसेज करती है, लेकिन डीजे ने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसे मैसेजेस जा ही नहीं रहे थे। तभी नैना का बॉस वहां पर आता है और नैना से कहता है कि वो कुछ दिनों की छुट्टी ले ले, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपना माइंड शांत करे और उसके बाद काम पे आए। लेकिन नैना उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बहुत अच्छे से काम कर सकती है। इधर निखिल बाथटब में बैठ के अपनी बेटी को ही याद कर रहा होता है और तभी नुसरत उससे घर के बाहर आती है, जो कि उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। उसे कॉल भी करती है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाता, जिससे नुसरत को उसकी चिंता होने लगती है। वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाती है और तभी वो निखिल को बाथटब में देखती है, जो कि आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। वो निखिल को संभालती है और उसकी जान बचा लेती है। इधर सीबीआई चीफ इशानी चौधरी नाम की एक इंस्पेक्टर को हायर करता है ताकि वो इस केस में उनका हाथ बटा सके। वो उसे वेलकम करता है और उससे कहता है कि अब ये सारा केस उसे ही हैंडल करना होगा। इशानी उससे कहती है कि उन्हें स्वाति तक पहुंचना ही होगा, क्योंकि उसने छोटी सी बच्ची की जान ली है और उन्हें जाने कहाँ भाग गई है। उसने सिर्फ नैना को ही देखा है और नैना बताने को तैयार नहीं है कि वो कैसी दिखती है। उसके बाद ईशानी चीफ से कहती है कि उसे रसूल पे शक है, क्योंकि उसकी टेस्ट मनी और उसके जो एविडेंस है वो एकदम सेम मैच खा रहे हैं। और उसे उसके एक सीनियर ने कहा था कि जब सारे सबूत और टेस्ट मनी मैच कर जाए तो समझ लो कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उनके चीफ उससे कहता है कि वो उनमें से एक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो उससे कहती है कि उसकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती। चीफ उससे कहता है कि वो सिर्फ अभी नैना के केस पे काम करे, आगे वो इस बारे में देखेंगे। इधर हम नैना को देखते हैं, जिसके पास उसकी नौकरानी की फोटो थी और वो उसे पकड़ने के लिए बेकरार थी। तभी उसे स्वाति की लोकेशन मिल जाती है, वो भी एक एटीएम के सीसीटीवी फुटेज से, और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पे रह रही है। इधर नुसरत निखिल को संभालती है और उससे कहती है कि जो भी उसने किया है वो आसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी जान दे दे। निखिल उससे कहता है कि उसकी बेटी हमेशा उसके सामने ही आती रहती है और वो उसे हमेशा याद करके रोता रहता है। ये सुन के वो उसे गले लगा लेती है और उसे शांत कराती है। और तभी निखिल के फोन पे एक कोऑर्डिनेट आता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो कातिल फिर से उनके साथ खेल खेलना चाहता है। जब वो लोग उस कोऑर्डिनेट को ट्रैक करते हैं तो वो एक बर्फ बनाने वाली फैक्ट्री का था। वो लोग अपनी टीम को इन्फॉर्म करते हैं और सारी टीम वहां पर पहुंच जाती है। वो सभी जगह को छान मारते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे कोई भी लाश नहीं मिलती। निखिल वहां के मैनेजर से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ मिस किया है, तो वो उससे कहता है कि आज सुबह ही नया स्टॉक आया है, जिसको उन्होंने देखा ही नहीं। जब वो फ्रीजर में जाते हैं उस नए स्टॉक को देखने के लिए, तो उन्हें बर्फ के अंदर जमी एक आदमी की लाश मिलती है, जिसके चेहरे पे असुर का मुकुट भी था। इधर रसूल जब
ऑफिस में होता है तो वो अपने टैबलेट से अपनी टीम को मैसेज करता है और उससे पूछता है कि क्या वो रेडी है। और हम उसकी टीम को देख पाते हैं जो कि बांग्लादेश में बैठी होती है और वो सभी इंडिया के इंटरनेट को हैक करने की बात कर रहे होते हैं। रसूल उनसे पूछता है क्या वो 9 बजे के लिए रेडी हैं, तो वो कहता है कि वो बिल्कुल रेडी हैं। यानी दोस्तों 9 बजे ये लोग कुछ धमाका करने वाले थे। इधर नुसरत जब अपने घर पहुंचती है तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसकी बहन उससे मिलने आई है और जब वो अपनी बहन से मिलती है तो वो उससे ढंग से बात नहीं करती। तभी उसे मैसेज आता है कि वो ऑफिस में आ जाए और वो अपनी माँ से कहती है कि उसे तुरंत यहाँ से जाना पड़ेगा। उसकी माँ को उसकी चिंता होती है क्योंकि वो उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन उसे अपने काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। इधर ईशानी नैना को इंटरोगेट कर रही होती है और वो उससे पूछती है कि वो बता दे कि उसकी बेटी की कातिल कैसी दिखती है। तो नैना उससे झूठ कहती है कि उसने उसे देखा ही नहीं है। ये कह के जब वो वहाँ से जा रही होती है तो निखिल उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि वो ईशानी को सच सच बता दे कि वो कैसी दिखती है ताकि वो लोग उस तक पहुंच सकें और ये केस आगे बढ़े। नैना उससे कहती है कि वो स्वाति को पकड़ने में उनकी मदद नहीं करेगी क्योंकि वो कर्मा पे विश्वास रखती है। जो भी उसने उनकी बेटी के साथ किया है उसके साथ भी वही होगा। ये कह के नैना वहां से चली जाती है। इधर डीजे धर्मशाला में उस लड़के के साथ होता है जहाँ वो लड़का उससे कहता है कि वो अपना अतीत भूल कर नहीं बल्कि वो अपना अतीत टाल कर आया है, जिससे उसका अतीत हमेशा उसे याद आता रहता है और उसे पछतावा होता है। उसकी बात डीजे को लग जाती है और वो बाहर जाके अपने फोन को ऑन करता है जहाँ पे वो नैना के कई सारे मैसेजेस और कॉल्स को देखता है जहाँ पे उसने लिखा हुआ था कि वो उसकी मदद करे। जब उसका फोन ऑन होता है तो नैना के पीसी में उसकी लोकेशन सेंड हो जाती है, जिससे नैना को पता चल जाता है कि वो हिमाचल प्रदेश में है। इधर निखिल और नुसरत उस बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं और उन्हें वहाँ पे कुछ ताजे स्टिचेस मिलते हैं। जब वो स्टिचेस को खोलते हैं तो उसके अंदर से उन्हें एक बंद बड़ी घड़ी मिलती है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसा क्लू है। इधर डीजे को कातिल एक लेटर भेजता है जिसमें उसने उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश कर रखा था। ये देखकर धनंजय समझ जाता है कि उस कातिल को सब कुछ पता है कि वो कहाँ पर है। इधर निखिल देखता है कि उस बंद पड़ी घड़ी में आज की तारीख है और ठीक 9 बजे का समय है, जिससे वो समझ जाता है कि आज रात 9 बजे जरूर वो कातिल कुछ करने वाला है। उसके बाद निखिल केसर के पास जाता है उससे पूछने के लिए कि आज रात 9 बजे वो लोग क्या करेंगे। तो केसर उससे कहता है कि वो उनका भगवान है और वो प्लान नहीं बनाता, वो फ्यूचर क्रिएट करता है और अब कलयुग दूर नहीं है। निखिल उससे कहता है कि वो इतना एजुकेटेड इंसान होकर भी इतनी बेकार बातें करता है। उसे यकीन नहीं होता कि आखिर वो एक कातिल के बहकावे में कैसे आ गया। ये सुन के केसर उससे कहता है कि उसे क्या लगता है कि उस चेंबर से निकलना एक कोइंसिडेंस था, उन लोगों ने जानबूझ के उसे वहां से निकाला था और वो सब प्री प्लान्ड था और वो सब उनके भगवान पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे। उनके भगवान की नजर उन सब पे है और उन सबके बारे में जानता है और यहाँ पे जो हो रहा है वो सब पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज प्रिडिक्ट नहीं करी थी। ये सुनते ही निखिल उसे पीटने लगता है और वो लोग उसे शांत कराते हैं। उसके बाद केसर उठता है और उस घड़ी को फोड़ देता है जिसके अंदर निखिल को एक रुद्राक्ष नजर आता है और वो याद करता है कि जब वो शुभ से जेल में मिलने के लिए गया था तो शुभ ने उसे रुद्राक्ष की कहानी सुनाई थी। वो तुरंत अपने चीफ के पास जाता है और उन्हें इस बारे में बताता है और कहता है कि जब वो शुभ से जेल में मिलने के लिए गया था तो शुभ ने उसे एक कहानी सुनाई थी कि आदिकाल में असुरों ने 3 नगरों की रचना की थी जिन्हें अकेले तोड़ा बिल्कुल नहीं जा सकता था, लेकिन शिव भगवान ने एक तीर से एक ही साथ तीनों नगरों का विनाश कर दिया था। और इसी कहानी से उसे लगता है कि शुभ आज एक साथ 3 नगरों पे अटैक करने वाला है। आज रात 9 बजे वो 3 जगह पे अटैक करेगा। ये सुन के वो सब हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो 3 जगह कौन सी होंगी। तो निखिल उनसे कहता है कि शुभ हमेशा क्लू बॉडी के अंदर ही छोड़ देता है, तो उसे पक्का यकीन है कि क्लू उस बॉडी के अंदर ही होगा। इधर नैना डीजे से मिलने के लिए आती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन डीजे उससे कहता है कि अब वो सब कुछ छोड़ चुका है और वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। इससे नैना को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। निखिल और नुसरत जब उस बॉडी के पास जाके उसके दांत चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसके 3 दांत नकली हैं। वो उन दांतों को निकालते हैं जिसके पीछे 3 लोकेशन लिखी हुई थी जो कि थी दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की लोकेशन। इससे उन्हें पता चल जाता है कि जरूर वहां पे कुछ होने वाला है और वो उन तीनों जगह पे पहुंच जाते हैं ताकि शुभ वहां पे कुछ ना कर पाए। जब रात के 9 बजते हैं तो सभी की टीवियां हैक हो जाती हैं और टीवी पे असुर वाला मास्क आता है और शुभ सबसे बातें करता है। शुभ सबसे कहता है कि आज वो सबको मुक्ति दिलाने के लिए आया है, लेकिन आज उसने 3 नगर चूज किए हैं और 3 लोग आज मुक्त होंगे और वो मौतें उनकी आंखों के सामने होंगी और जिस पुलिस पे वो भरोसा करते हैं वो उन्हें रोक भी नहीं पाएगी। अपनी स्क्रीन पे वो 3 लोगों की लाइव लोकेशन दिखाता है और बताता है कि यही 3 लोग मरने वाले हैं, जो कि होते हैं एक बूढ़ा आदमी, एक डॉक्टर और एक लड़की जो कि मॉल में घूम रही होती है। निखिल दिल्ली के हॉस्पिटल वाली जगह पर होता है जहाँ पे उस डॉक्टर को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी अचानक जब काउंटडाउन खत्म होता है तो वो तीनों लोग अचानक नीचे गिर जाते हैं और हार्ट अटैक से उन तीनों की मौत हो जाती है। टीजे जब ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि अब नैना की मदद उसे करनी ही होगी, इसीलिए वो नैना के पास चला जाता है उसकी मदद करने के लिए। इधर रसूल जब शुभ की आवाज सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसको स्क्रीन से जाता देख के वो हाथ जोड़ के उसे प्रणाम करता है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी पहले एपिसोड की कहानी। इसके नेक्स्ट एपिसोड हम बहुत जल्द लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।